शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जेएनएक्स के लिए जनक फलन। बुक में से ही हेडिंग चेक कर लो, हाँ लिखिए 9th नंबर पॉइंट होगा या तो जनरेटिंग फंक्शन फॉर जेएनएक्स तो हमें एक ऐसा फंक्शन देखना है जो जेएनएक्स को जनरेट करता हो, मतलब जेएनएक्स की सीरीज जो है उससे बनती है। ठीक है तो इसका स्टेटमेंट देखो, बुक में से आपको दिख गया होगा। अगर बुक में देखोगे तो इसका स्टेटमेंट आपको दिखेगा जनरेटिंग फंक्शन का कि ई की पावर में एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो है 1/2 एक्स टी माइनस 1/2। ठीक है, ये पावर है आपकी एक्सपोनेंशियल की। इस फंक्शन को, ये जो हमारा फलन है, ये जो फंक्शन है इसे हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर जेएनएक्स। ये फलन जेएनएक्स का जनक फलन कहलाता है। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना है, चाहे कि जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसको हम बढ़ती हुई घातों में, इंक्रीजिंग पावर्स में या घटती हुई पावर्स में, मतलब पावर हमारी टी की पावर में, तो टी की पावर्स आप इंक्रीजिंग में लिखें, ठीक है, या टी की पावर डिक्रीजिंग में, मतलब टी पावर 0, टी पावर -1, टी पावर -2, तो या तो बढ़ती घातों में लिखें, घटती घातों में लिखें। तो जो आपका टी की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा इसका, वो आपका जेएनएक्स आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये चीज हमें से प्रूफ करनी है कि आप इसको बढ़ती में लिखें या घटती में लिखें तो ये जेएनएक्स होगा। और जे माइनस एनएक्स आपको पता है। ठीक है, जे माइनस एनएक्स भी आपको पता है कि -1 की पावर n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जे माइनस एन अगर निकालने को आ जाए तो -1 की पावर n का जब मल्टीप्लाई करेंगे जे एन एक्स में तो आपको जे माइनस एन आ जाता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू आपकी e की पावर -n के कोफिशिएंट में आ जाएगी। तो यार मतलब घटती पावर में बोले या बढ़ती में बोले, दोनों में ही आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा जे एन एक्स। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है इसमें। अब इसमें जरा नोटेशन समझ लो, क्योंकि e की पावर में बहुत कुछ लिखा जाएगा एक्सपोनेंशियल। और अब आपको थोड़ा सा, शायद आपने पढ़ा हो एक्सपोनेंशियल, तो ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नोटेशन है। और जिसमें ई की पावर में जैसे एक्स लिखते थे, तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, ई एक्स पी एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स। तो एक ही बात है, अगर आपको ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, ये वाला लिखना ज्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि हम पावर्स के फॉर्म में बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि ई की पावर एक्स और इंटू अगर ई की पावर वाई है तो आंसर आपको क्या आता है, ई की पावर एक्स प्लस वाई। या आप ऐसे लिखिए एक्सपोनेंशियल एक्स मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल वाई। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो ब्रैकेट में जो लिखा है वो पावर है। अब ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं जो इतना सारे नंबर लिख रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के इस टाइप से लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल 1/2x और t माइनस 1/t। तो ये लिखने में भी समझ में आएगा। और नहीं तो क्या होता है कि पावर को हमें थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है, और एग्जाम में इतना छोटा छोटा लिखना पॉसिबल नहीं है बार बार कि भाई एक्सपोनेंशियल बेस को आप बड़ा बनाइए, पावर को छोटा लिखिए। तो बेहतर ये होगा कि हम ये वाला नोटेशन यूज करेंगे, EXP वाला, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और बुक में भी आप देखोगे तो टाइपिंग में तो कर सकते हैं चलो ई की पावर में, लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम EXP वाला नोटेशन यूज करने वाले चलेगा। ठीक है, तो अगर बुक में अगर ई की पावर में लिखा हो तो उसको चेंज कर लेना, उसमें EXP वाले नोटेशन में हम बदल लेंगे। ठीक, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये जनरेटिंग फंक्शन है, जनक फलन है। तो इसका मुझे विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है टी की बढ़ती हुई पावर में और टी की घटती हुई पावर में। अब एक्सपेंशन कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। ई की पावर एक्स की जो सीरीज होती है क्या होती है, 1 प्लस या इनफाइनेट तक जाती है। ठीक है, और ई की पावर -x,
ठीक है, -1 पावर n इस टाइप से e की पावर -x की सीरीज बन जाती है। तो ये दो आपकी सीरीज बनती है इसमें एक और, ठीक है। तो e की पावर x और -x दोनों की सीरीज आपको पता होना चाहिए, ये दोनों सीरीज आपको मालूम होगी तभी आप एक्सपेंशन कर पाएंगे, तो बढ़ती हुई घटती हुई घातों में दोनों में, ठीक है। तो चलो अब अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रूफ में। तो इसका प्रूफ लिखते हैं। स्टेटमेंट आप है ना बुक में से लिख लेना, स्टेटमेंट आप बुक में से लिख लेना, हेडिंग भी बुक में से लिख लेना, मैं प्रूफ लिखवा रहा हूँ बस, ठीक है। तो बाय definition of indices and exponential function, घातांक के नियम और चर घातांक की फलन की परिभाषा से, ठीक है। तो घातांक मतलब इंडिसेस के नियम जो हम रूट्स लगाएंगे, और एक्सपोनेंशियल के फंक्शंस की डेफिनेशन से। तो एक्सपोनेंशियल 1/2 x t - 1/t, तो आपको समझ में आ गया ब्रैकेट में जो लिखा है वो पावर है, ठीक है। तो पावर को जब हम अलग माइनस प्लस में अलग अलग करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल तो मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा xt/2 माइनस x/2t, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और e की पावर में जब पावर में दो चीजें प्लस माइनस में होती हैं तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, अलग अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो xt/2 और इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस x/2 और t की पावर -1, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, नेगेटिव पावर में, क्योंकि t की पावर में बढ़ते हुए में हो गए, घटते हुए हो गए, एक पावर 1 हो गई और एक पावर -1 हो गई, तो एक आपकी बढ़ेगी एक घटेगी, ठीक है। और इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, e की पावर x की सीरीज 1 प्लस x बाई xt/2 प्लस x स्क्वायर t स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, x क्यूब t क्यूब 2 क्यूब फैक्टोरियल 3, x पावर n t पावर n 2 पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है। इसके बाद जो टर्म आएगी x पावर n प्लस 1 t की पावर n प्लस 1 डिवाइड में 2 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1, ठीक है। और अप टू इन्फिनिटी, ये पहला वाला एक्सपोनेंशियल हो गया, मल्टीप्लाई तो सेकंड वाला हमारा एक्सपोनेंशियल है हो जाएगा 1, अल्टरनेट चलेगा, देखो माइनस है, e की पावर -x की सीरीज अल्टरनेट होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो -x e की पावर -1/2 प्लस x स्क्वायर t की पावर -2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब t पावर -3 2 पावर 3 3 फैक्टोरियल प्लस और -1 की पावर n x पावर n t पावर -n डिवाइड बाय 2 पावर n और n फैक्टोरियल। इसके बाद वाली टर्म भी लिख लेते हैं, एक और -1 की पावर n प्लस 1, जैसे n प्लस 1 वाली ऊपर लिखी थी पहले एक्सपोनेंशियल की, जैसे दूसरे वाले एक्सपोनेंशियल की भी लिख लेते हैं, -n प्लस 1 और x की पावर n प्लस 1 t की पावर -n प्लस 1 डिवाइडेड 2 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल और प्लस डैश डैश डैश, ये आपको इन्फिनिटी जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है पूरी, ये कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1 है। कुछ नहीं किया है, केवल जो फंक्शन जिसको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जनरेटिंग फंक्शन है, मतलब इसको t की पावर n का जो कोफिशिएंट आएगा, जो गुणांक आएगा,
तो दो कोफिशिएंट होंगे, टी की पावर एन को टी की पावर माइनस एन, ठीक है। तो दोनों के जो कोफिशिएंट आएंगे वो जे एन एक्स होने चाहिए, हमें ये बात बतानी है। तो अब जो फंक्शन था उसको हमने एक्सपोनेंशियल में था, पावर में बहुत सारी वैल्यू थी, तो हमने उसको नोटेशन चेंज करके लिखा ईएक्सपी के फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल चरघातांकी, और दोनों अलग अलग हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, फिर दोनों की सीरीज लिख दी है बस। अब इस सीरीज को थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ ऐसा, एक्स बाई टू टी, क्योंकि टी की पावर चाहिए ना मुझे। तो एक काम करते हैं, मैं टी की पावर एक्स बाई टू स्क्वायर टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एक्स बाई टू का क्यूब टी क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री एक्स बाई टू की पावर एन मल्टीप्लाई विथ वन माइनस टी पावर माइनस थ्री डिवाइड बाय फैक्टोरियल थ्री। सारे टर्म में दोबारा से लिख रहा हूँ अरेंज करके, पावर्स को थोड़ा सा इकट्ठा करके, टी की पावर अलग से लिख जाएंगे। तो माइनस वन पावर एन एक्स बाई टू पावर एन टी की पावर माइनस एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन की पावर एन प्लस वन एक्स बाई टू की पावर एन प्लस वन, टी की भी पावर जाएगी माइनस में एन प्लस वन, और डिवाइड में हो जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल, तो प्लस डैश डैश ये हो जाएगी, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, ये ज्यादा बेटर है अपने लिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर वन है, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन, ठीक। अब हमें करना क्या, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके हमें केवल एक ही चीज चाहिए, टी की पावर एन, टी की पावर एन का कोफिशिएंट गुणांक। तो मल्टीप्लाई करने पे टी का पावर एन जो आपको मिलेगा बस वो देखते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी पावर एन, इसी को इक्वेशन नंबर वन लिख रहे हैं, ठीक है। समीकरण एक में टी की घात एन का गुणांक, तो पूरा मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं, हमें केवल टी की पावर एन चाहिए बस। तो टी की पावर एन कैसे मिलेगा, देखो पहले वाले से तो था वन, भाई ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो टी की पावर एन आपको कहाँ दिख रहा है, टी की पावर एन आपको ये दिख रहा है, ये है टी पावर एन, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो सेकंड इससे करते हैं अपन वन से, तो आपको टी पावर एन मिलेगा, और टी की पावर एन का कोफिशिएंट क्या बनेगा, एक्स बाई टू की पावर एन इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल एन, देखो बनेगा टी की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक। अब अगली वाली टर्म का मल्टीप्लाई इसके बाद वाली टर्म से कर दो, ये से, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो टी का मल्टीप्लाई करो, तो टी की पावर एन प्लस वन का मल्टीप्लाई टी की पावर माइनस वन से होगा, तो क्या जाएगा टी पावर एन, तो फिर से टी की पावर एन आएगा। तो जब हम सेकंड का मल्टीप्लाई इसके बाद वाली जो टर्म उसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं सेकंड, ठीक है, तो आपको मिलेगा माइनस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई होगा, तो पावर हो जाएगी एन प्लस टू, ई की पावर एन, उसका उसको लिखना नहीं है हमें, उसका केवल कोफिशिएंट ले रहे हैं, गुणांक ले रहे हैं, और वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद वाली जो टर्म होगी पावर एन प्लस टू वाली, उसका मल्टीप्लाई नेक्स्ट से करेंगे तब आपको टी की पावर एन मिलेगा, मतलब यहाँ से आगे के नंबर लेते जाइए, इसमें भी आप मल्टीप्लाई करते जाइए पूरे के करके, तो आपको अल्टरनेट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक माइनस मिल गया, अब प्लस नंबर आ जाएगा, अब जो होगा वो एक्स बाई टू की पावर एन प्लस फोर, और वन अपॉन फैक्टोरियल टू भी आएगा, और एन प्लस टू आ जाएगा। बाद वाली टर्म लिखना आराम से रखना है, मल्टीप्लाई करना आपको दिख जाएगा। तो नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी इसी टाइप की आगे चलने पे,
ये टर्म बन जाएगी, ये कहाँ तक जाएगी, अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब इस टर्म को अगर देखो तो पहले वाले में क्या है, x/2 की पावर n, फिर x/2 की पावर n+2, x/2 की पावर n+4, तो उसको मैं ऐसा लिखूँ x/2 पावर n+2r। r की वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो ये मेरे पास r=0 से मैं इन्फिनिटी लेके जाऊंगा तो x की पावर x/2 की पावर सारी टर्म में आ जाएगा। फिर ऑल्टरनेट चल रहा है तो माइनस प्लस है, -1 की पावर r डिवाइड में n+1 n+2, ऐसा फैक्टोरियल चल रहा है, तो इसको फैक्टोरियल को मैं कन्वर्ट कर दूं n+r+1 में, गामा में, ठीक है। और इसके अलावा पहली दो टर्म में तो केवल गामा है, फैक्टोरियल है, दूसरी बाकी तीसरी टर्म से आप देखोगे, थर्ड टर्म से, तो वो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 2, फिर n+2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या, 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो आप इसे चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये आप मान सकते हो। इसके बाद 2 फैक्टोरियल आएगा, अगले में 3 फैक्टोरियल आएगा, मतलब कि r फैक्टोरियल। तो ये कुछ उसी टाइप की सीरीज बन रही है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे jnx को, तो आपको यही सीरीज मिल जाएगी जो आपको t की पावर n का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका jnx बन रहा है, पहचान पाओगे तो jnx से सीरीज पूरी बन रही है ये, क्योंकि हम गामा n+r+1 जो होता है वो n+r फैक्टोरियल होता है, इसलिए हमने जो नीचे जो n+1 n+2 है वो n+r हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये आपको t की पावर n का कोफिशिएंट मिल गया, तो t की पावर n का कोफिशिएंट पूछा था उन्होंने, तो jnx मिला। ऐसे ही t पावर -n का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, तो t की पावर -n का कोफिशिएंट लेंगे। सिमिलरली इसमें से मैं ऊपर डिलीट नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं, क्योंकि इसी में तो मुझे फिर लिखना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ t की पावर -n, t पावर -n का जो कोफिशिएंट ले रहे हो, तो पहले सेकंड इक्वेशन आ चुकी थी, ठीक है। अब हम ये करने वाले हैं, अब इसमें क्या करोगे, t की पावर -n का कोफिशिएंट लोगे, फिर से अब देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हो गई है, अब t की पावर -n का कोफिशिएंट हम ले रहे हैं गुणांक, समीकरण 1 से फिर से। तो अब आप क्या करेंगे, t की पावर -n यहाँ पर मिलेगा आपको, तो इसका मल्टीप्लाई पहले वाले से करेंगे 1 से, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x/2 की पावर n 1/फैक्टोरियल n, और साथ में -1 की पावर n, ये भी मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली जो टर्म है, अगला जो पद है उसका मल्टीप्लाई से करोगे, फिर से वही प्लस -1 की पावर n+1, ठीक है। x/2 का मल्टीप्लाई x/2 से करोगे तो पावर n+2 जाएगी, ये सिर्फ, और 1/n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। उसी टाइप की अगली वाली टर्म जो इसमें नहीं लिखी है वो आपको लिखना है, रफ में लिख करके मल्टीप्लाई करके देख लो, इसमें सीक्वेंस जो बन रहा है उस टाइप से, n+3 x/2 की पावर n+4 1/फैक्टोरियल 2 आएगा, और n+2 फैक्टोरियल आएगा, और प्लस इसी टाइप से आगे। अब ये जो सीरीज चल रही है, इसमें -1 की पावर n+1 चल रहा है, तो एक काम करते हैं, -1 की पावर n लेते हैं कॉमन, तो जो पार्ट बचेगा वो होगा -1 n, -1 की पावर n कॉमन ले लिया तो ये तो आएगा, अगली वाली टर्म में आएगा -1 x/2 की पावर n+2 1/n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये ध्यान होगा तो अल्टरनेटिव चलेगा, -1 को मैं मल्टीप्लाई करके लिख ही देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो आपकी 1+2 प्लस हो जाएगी, x/2 की पावर n+4 1/फैक्टोरियल 2, नेक्स्ट माइनस ऑल्टरनेट साइन आ जाएंगे, और -1 की पावर n, और ये जो सीरीज होगी
आर इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, फिर से वही जे एन एक्स बन रहा है, -1 पावर आर 1/फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1। ठीक है, और फाइनली ये -1 पावर एन इंटू जे एन एक्स, और जब -1 की पावर एन का मल्टीप्लाई जे एन एक्स में करेंगे तो ये जो सीरीज जो बनेगा जे माइनस एन एक्स। ठीक है, तो दोनों पार्ट आ गया, यानी कि दोनों टाइप में क्योंकि हमें पता है जे माइनस एन एक्स की वैल्यू -1 की पावर एन जे एन एक्स होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने लिख दिया है। अब ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। 2 वो थी जिसमें टी की पावर एन का कोफिशिएंट लिखा था, 3 है जिसमें टी की पावर माइनस एन का कोफिशिएंट लिखा है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और 3 दोनों को हम लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 और 3 से इक्वेशन 2 और 3 से हमने एक्सपोनेंशियल 1/2x t माइनस 1/t को सॉल्व किया। दो आपकी सीरीज जो बन रही है जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स, तो ये इनफाइनाइट सीरीज बन रही है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, एक नेगेटिव वाली और पॉजिटिव के लिए। तो टी की पावर एन का कोफिशिएंट है ये, तो टी की पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो जे एन एक्स बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो है हमारी जो सीरीज है ये जनरेटिंग फंक्शन बनाती है फाइनली। तो फाइनली देयरफॉर कह सकते हैं इस जनरेटिंग फंक्शन फॉर जे एन एक्स, अतः चरघातांकी 1/2x t माइनस 1/t कॉमा जे एन एक्स के लिए जनक फलन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वो जनरेटिंग फंक्शन का आपका प्रूफ। बेसल समाकल, बेसल इंटीग्रल। ठीक है, पहला नंबर जो हमें प्रूफ करना है वो है जे एन एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन के फॉर्म में 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस एन फाई माइनस एक्स साइन फाई डी फाई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देख लो जरा कैसे होगा। हमें तो सब प्रूफ करना है कि इसका आंसर जे एन एक्स आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर पाई जे एन एक्स आ जाएगा, तो पाई वापस डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो 0 से पाई कॉस एन फाई माइनस एक्स साइन फाई विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए माइनस बी का, जो कि होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। डी फाई। ठीक है, तो पहले तो सिंपल अपने फॉर्मूला लगा लिया हमने कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, अब इसमें दो इंटीग्रल हो जाएंगे आपके। पहला इंटीग्रल हो जाएगा 0 से पाई
कॉस एन फाइव इंटू कॉस एक्स साइन फाइव, ठीक। और दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा 0 to 5 और 0 to पाई साइन एन फाइव इंटू साइन एक्स साइन फाइव डी फाइव। ये दोनों वैल्यू निकाल के हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने एक सीरीज पढ़ी थी cos x sin फाइव और sin x sin फाइव वाली, वो दोनों सीरीज का यूज करेंगे और cos x sin फाइव में मल्टीप्लाई होगा cos n फाइव का और sin x sin फाइव में मल्टीप्लाई होगा sin n फाइव का, ठीक है। तो ये हम प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं। उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं। वी विल यूज फॉलोइंग रिजल्ट हम निम्नलिखित परिणामों का उपयोग करेंगे, ठीक है। पहला जो परिणाम है हमारा वो है cos m फाइव का मल्टीप्लाई अगर हम cos n फाइव से करते हैं तो हमारे इसके दो आंसर पॉसिबल हैं। या तो इसका आंसर आएगा π/2 या इसका आंसर आएगा 0। π/2 जब आएगा जब m और n दोनों बराबर ना हो, और 0 आएगा जब m और n दोनों ही बराबर हो, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का मुझे यूज करना है और लिमिट आपकी 0 से पाई है। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा फिर हमने ये दो सीरीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये दो सीरीज और बना लेते हैं। देखो, और दो हमारे पास सीरीज लेंगे, एक तो cos x sin फाइव। तो cos x sin फाइव की जो सीरीज बनेगी cos में इवन बनेगी, तो j0 प्लस 2j2 cos 2 फाइव प्लस 2j4 cos 4 फाइव। इसी प्रकार ये अप टू इंफिनिटी जाएगा। ऐसे ही दूसरी सीरीज आपको चाहिए sin x sin फाइव की, वो भी आप लिख लेती हैं 2j1 प्लस 2j3 sin 3 फाइव j5 sin 5 फाइव। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। दो इक्वेशन 3 से आपका इंटीग्रल का सेकंड पार्ट सॉल्व होगा, फर्स्ट पार्ट, और इक्वेशन 4 से आपका इंटीग्रल का सेकंड पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट के लिए हमने दो अलग अलग सीरीज लिख ली है, ठीक है। अब पहले वाले इंटीग्रल के लिए करते हैं सॉल्व। पहले वाले इंटीग्रल में क्या करेंगे, cos x sin फाइव में मल्टीप्लाई किससे करना है, cos n फाइव का, ठीक है। तो हम इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय cos n फाइव। तो cos n फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 to पाई विथ रिस्पेक्ट टू फाइव। समीकरण 3 को cos n फाइव से गुणा करके 0 से पाई तक पाई के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। ऐसा करने पे हमें आंसर मिल जाएगा किसका, फर्स्ट पार्ट का, पहला इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करने के लिए दूसरा पार्ट लेंगे। तो पहले एक इंटीग्रल सॉल्व कर ले, उसके बाद फिर दूसरे पार्ट पे आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसको भी हटा देते हैं। अब जब ऐसा करोगे तो ये इंटीग्रल होगा 0 से पाई cos n फाइव का मल्टीप्लाई होगा cos x sin फाइव
डी फाइव और इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो 0 से पाई जे नॉट कॉस एन फाइव डी फाइव प्लस 2 जे टू, ठीक है, टू इंटीग्रेशन 0 से पाई जे टू और कॉस एन फाइव कॉस टू फाइव विथ टू फाइव, ऐसे प्लस 2 इंटीग्रल 0 से पाई जे फोर कॉस एन फाइव कॉस फोर फाइव डी फाइव इन प्लस डैश डैश। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें प्रोसेस में देखो, जब जे नॉट कॉस एन फाइव का तो ठीक है, इतना मालूम है इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 0 आएगा कॉस एन फाइव का। चाहो तो आप इंटीग्रेट कर लो, कॉस एन फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन कॉस का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन एन फाइव, तो साइन एन फाइव की लिमिट जब 0 से पाई रखोगे तो साइन एन फाइव माइनस साइन 0 हो जाएगा। साइन एन फाइव की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो पहला वाला तो इंटीग्रल आपको डायरेक्टली 0 है, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि भाई ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है। प्लस अगला वाला जो इंटीग्रल है कॉस इंटू कॉस हो रहा है, देखो मैंने यहाँ लिखा था इक्वेशन 2 में कॉस इंटू कॉस, ठीक है। अगर कॉस इंटू कॉस लिखा हुआ है तो इसका आंसर या तो पाई बाई 2 होगा या 0 होगा, ठीक है। पाई बाई 2 कब होगा, ये उल्टा लिखिएगा, पाई बाई 2 होगा जब m इक्वल टू एन होगा, और जब m और n बराबर नहीं है, m इक्वल टू एन होगा तो पाई बाई 2 होगा, और m और n बराबर नहीं है तो 0 होगा, ठीक है। तो जब पाई बाई 2 होगा, जब दोनों बराबर होंगे तो n की वैल्यू 2 के बराबर होगी, तो फिर 3 4 5 के बराबर नहीं होगी देखो, या फिर n की वैल्यू तो n की खुद के बराबर होगी ना, तो आगे चल के हमें एक इंटीग्रल जरूर मिलेगा जो कुछ ऐसा होगा 2 jn cos n5 cos n5। तो एक n वाला टर्म कॉमन वाला जरूर मिलेगा, बाकी किसी में भी n कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब ये दो अलग वैल्यू ही मानी जाएंगी। एक वैल्यू आपकी n है, दूसरा 2 है, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट है तो आंसर पता है कि 0 होगा। ऐसे जितने भी डिफरेंट वैल्यू सबका आंसर 0 आएगा, केवल एक वैल्यू बचेगी हमारे पास, ठीक है। और वो एक वैल्यू जो होगी वो केवल इक्वल पे आएगी जब m और n दोनों बराबर है, मतलब ये 4 5 6 5 8 5 होगा, तब उसमें एक बार ये वैल्यू बराबर आएगी बस के लिए। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें दो कंडीशन बन सकती है। अब इक्वल कब आएगा भाई, इसमें तो सीधी सी बात है, जितनी भी वैल्यू n की वैल्यू कहीं मान लो ऑड हुई, अभी क्या पता मुझे n कैसा है, n की वैल्यू मान लो 1 है, तो 1 तो कभी मैच ही नहीं करेगा, तो इसको पूरे का आंसर 0 आ जाएगा। और अगर n की वैल्यू 2 है तो इस पर मैच कर जाएगा, बाकी सारे 0 जाएंगे। अगर n की वैल्यू 4 है तो थर्ड वाले पे मैच करेगा, इसका आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा, बाकी सारे 0 जाएंगे। तो यहाँ भी हमारे पास दो कंडीशन पॉसिबल है n के लिए, कि या तो n की वैल्यू इवन है या ऑड है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा, दो कंडीशन आएगी इसकी, ठीक है। पहली बात, या तो आंसर मुझे मिलेगा 0, या फिर 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और पाई बाई 2 आंसर आएगा, साथ में jn आएगा आंसर, तो 2 से 2 कैंसिल होकर फाइनली मेरे को पाई jn बचेगा केवल, ठीक है। तो मेरे पास दो आंसर पॉसिबल है इसके, या तो इसका आंसर पाई jn होगा या फिर 0 होगा। तो कब होगा, जब n की वैल्यू ऑड है या इवन है, n इज ऑड और n इज इवन। अगर इवन है तो मैच कर ही जाएगा, किसी न किसी से एक आंसर आ जाएगा, और ऑड है तो किसी भी इंटीग्रल में मैचिंग नहीं होगी, कॉस इनटू कॉस में एंगल दोनों के डिफरेंट रहेंगे, जब दोनों एंगल डिफरेंट होंगे तो आंसर 0 आने हैं, ठीक है। इतनी सी बात है। तो ऐसा करके आपके पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 5। तो एक इंटीग्रल सॉल्व हो गया, इसका आंसर क्या रहा है, पाई जेन, ठीक है। जब क्या है, इवन है, ऑड पे तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट था उसकी हेल्प हमें मिल गई है, और हमने कॉस इनटू कॉस सॉल्व कर लिया है। अब साइन इंटू साइन, क्योंकि साइन में मल्टीप्लाई साइन एन फाइव का होगा। अब आपको एक रिजल्ट और चाहिए, ठीक है, यहाँ भी वही रिजल्ट लगेगा आपको। तो नाउ वी विल यूज फॉलोइंग रिजल्ट। अब हम निम्नलिखित परिणाम का उपयोग करेंगे। अब साइन के लिए देखो, तो साइन एन फाइव इंटू साइन एन फाइव डी फाइव, ये वैल्यू भी सेम वही आएगी कि एम और एन अगर बराबर होंगे तो आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा, और नहीं तो आंसर 0 है।
तो जब वैल्यू मैच नहीं करेगी m और n की तो ये आंसर 0 देगा, और दोनों वैल्यू मैच कर जाएंगे तो आंसर π/2 आ जाएगा। लिमिट 0 से पाई है तो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6। और ये हमने 5 वाला जो लिखा है ये कहाँ से लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 से लिखा था ना, फ्रॉम 2 लिखा था ये, सेकंड की हेल्प ली थी हमने। तब ये 5th नंबर इक्वेशन आएगी। 6 वाली इक्वेशन की हेल्प से हम सेकंड इंटीग्रल सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 4 में। तो इसका तो काम हो गया थर्ड इक्वेशन का। अब हम फोर्थ इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने वाले हैं साइन एन फाइव का। तो मल्टीप्लाई साइन एन फाइव इन इक्वेशन 4 and integrate from 0 to pi with respect to 5। समीकरण 4 में साइन एन फाइव का गुणा करके पाई के सापेक्ष जीरो से पाई तक समाकलन करने पर। तो इस वाले फोर्थ वाले में हम मल्टीप्लाई कर देते साइन एन फाइव का और इंटीग्रेट भी कर देते, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ साइन एन फाइव का मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक, तो हम काम कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एन फाइव और साइन एक्स साइन फाइव d5 इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, 0 j1 भी कांस्टेंट है वैसे तो, j1 भी बाहर ही आएगा। 0 से पाई j1 और साइन एन फाइव इंटू साइन फाइव d5 प्लस 2 इंटीग्रल 0 से पाई j3 साइन एन फाइव का मल्टीप्लाई हुआ साइन 3 फाइव से d5 एंड इसी प्रकार आगे। अब आप देखो यहाँ भी दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। अगर n की वैल्यू इवन है तो मैच नहीं करेगा साइन के साथ कोई भी एंगल। साइन इंटू साइन में दोनों का एंगल मैच जब ही करेगा जब n आपका ऑड हो, अदरवाइज मैचिंग ही नहीं होगी। भाई साइन n का मल्टीप्लाई साइन 5 से, साइन n का मल्टीप्लाई साइन 3 से, तो दोनों एंगल मैच करेंगे केवल ऑड पे, अगर विषम है तभी, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपके पास π/2 और 2 का कैंसिल होने के बाद पाई jn मिलेगा जब n ऑड होगा, और 0 मिलेगा जब n आपका इवन है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 7, और इसके लिए हमने हेल्प ली है इक्वेशन नंबर 6 की। अब आपके पास दोनों रिजल्ट आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर जो आपकी 5 है और जो 6 7 है उन दोनों को करना ऐड, ठीक है। तो फाइनली 0 से पाई cos n फाइव माइनस एक्स साइन 5 d5 इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था आपका 0 से पाई cos n5 cos x sin 5 d5 प्लस इंटीग्रल 0 से पाई sin n5 और sin x sin 5 d5। तो ये दोनों जो इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो पहला वाला जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 से आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 5 एंड 6 लिख सकते हैं, 5 और 6 से। तो 5 नंबर से तो जो आंसर आएगा 0 आएगा जब ऑड है, और पाई jn आएगा जब इवन है, ठीक है। और 7 में जब ऑड पे पाई jn आएगा और इवन पे 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना भाई, दोनों ही केस में भाई पहला वाला अगर पूरा मान लो एक ही कंडीशन होगी ना n की, या तो n इवन होगा या फिर n ऑड होगा। अब अगर n इवन है तो पहले वाला अगर आंसर 0 दे रहा है, अगर इवन है मान लो, तो इवन पे क्या होगा, पहले वाला तो क्या आंसर देगा आपका 0, तो दूसरा वाला आंसर क्या दे रहा है पाई jn, तो दोनों को प्लस करने पर तो आंसर पाई jn ही आएगा।
और अगर पहला वाला अगर आपको आंसर पाई जेन दे रहा है, दूसरा वाला आंसर 0 देगा, तो दोनों को ऐड करने पर भी पाई जेन आएगा। तो दोनों ही केस में पाई जेन ही मिलना है आपको, या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो दोनों ही केस में एक ही आंसर आना है। तो क्वेश्चन 5 और 6 दोनों से कंबाइंडली हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई जेन। ठीक है, अब पाई जेन आ गया तो पाई को उधर डिवाइडर भेज दें। तो फ्रॉम 5 एंड 6 लिख दिया मैं डायरेक्ट, उसका काम अब नहीं है, अब बस प्रूफ हो गया खत्म। क्या बचा, केवल आपको पाई शिफ्ट करना है, पाई से डिवाइड करना है। तो फ्रॉम 5 एंड 6, 5 और 6 से, और फाइनली आपके पास जे एन आ गया, जे एन एक्स की वैल्यू 1/पाई इंटीग्रल 0 से पाई cos n फाई डी फाई, ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन है। अब ये ट्रू है फॉर ऑल, ठीक है, ये ट्रू है सभी के लिए, चाहे n की वैल्यू इवन हो चाहे n की वैल्यू ऑड हो, सभी केस में इसका आंसर यही रहेगा। तो पहला आपका इंटीग्रल हो गया। जैसे लेकिन प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ax और जे नॉट बी एक्स dx, इसकी जो वैल्यू आती है वो है 1/√a² प्लस b², वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो अभी हमने पढ़ा कि जे एन एक्स की वैल्यू, जो थर्ड पार्ट है आपका, जिसका सी पार्ट है बेसल इंटीग्रल का, इसको आप देख लेना, वी नो दैट बाय बेसल्स इंटीग्रल बेसल समाकल से हम जानते हैं, ठीक है। तो बेसल समाकल में हम ये लिखा था जे नॉट एक्स की जो वैल्यू थी, थर्ड वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ये वैल्यू 0 से पाई और cos x sin फाई डी फाई होती है, ठीक है। और आपको जो प्रूफ करने को बोला गया है वो उसमें जे नॉट बी एक्स दिया है, यहाँ पे मुझे जे नॉट एक्स दिया तो बी एक्स में कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है। तो फाइनली जे नॉट बी एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/पाई इंटीग्रल 0 से पाई cos बी एक्स sin फाई डी फाई, ये आपका बेसल इंटीग्रल से आया है, ठीक है। अब आपको जो इंटीग्रेट करना है फाइनली वो है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स इंटू जे नॉट बी एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो जे नॉट बी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो जे नॉट बी एक्स की जो वैल्यू है वो है 1/पाई 0 से पाई cos बी एक्स sin फाई डी फाई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेट होगा। तो सबसे पहला काम तो आपने जे नॉट बी एक्स की वैल्यू पुट की। अब आप देखो कि दो इंटीग्रल हो रहे हैं, डबल इंटीग्रल है, ठीक है। तो पहले तो ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर हम इसका चेंज ऑर्डर कर देते हैं। तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो आएगा 0 से पाई और 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स cos बी एक्स sin फाई dx के लिए होगा 0 से इंफिनिटी x के लिए, और 0 से पाई जो है वो फाई के लिए। तो पहले जो इंटीग्रल होगा अंदर वाला होगा,
dx का लिखा है, ठीक है। अब e की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किससे होगा, cos dx sin phi से। अब ये वाला फॉर्मूला तो अभी याद है नहीं आप लोगों को, तो इससे बेटर है कि cos को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें। तो याद होगा cos x की जो वैल्यू होती थी e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता था। बस हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस x की वैल्यू आपको bx sin phi लिखनी है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये वाला, और केवल इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे ला करके मैं इसमें छोड़ूंगा कि आप लोगों के लिए कि इंटीग्रेशन आपको करना है, वहां से इजी लगेगा फिर तो 1/5 इंटीग्रेशन 0 से 5 रहने दो, बाकी अंदर जो रहेगा वो 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहला काम हमने कॉस को चेंज किया ई की पावर आयोटा बी एक्स साइन 5 और प्लस ई की पावर माइनस आयोटा बी एक्स साइन 5 डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स डी 5, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके अंदर दो इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे, जैसे नॉर्मली दो इंटीग्रल सॉल्व करते वैसे ही कर रहे हैं। तो 0 से इंफिनिटी ई की पावर जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यह जाएगा आपका माइनस, कॉमन ले लेते हैं, तो जाएगा ए माइनस आयोटा बी एक्स साइन 5 और एक्स बाहर, ठीक है। और 1/2 को भी बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट को अंदर भी काम है, कांस्टेंट को बाहर, ई की पावर माइनस ए प्लस आयोटा बी एक्स बाहर लिखना पड़ेगा, बी साइन 5 एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंक्रीज हो जाएगा और बाकी बाहर डी फाइन। इंटीग्रल 0 से 5 अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा ई की पावर एक्स का फॉर्मूला, ई की पावर माइनस ए माइनस आयोटा बी साइन 5 एक्स और डिवाइड में आ जाएगा माइनस का ए माइनस आयोटा बी साइन 5, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ भी आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस ए प्लस आयोटा बी साइन 5 एक्स और डिवाइड में जाएगा आपका ए प्लस आयोटा बी साइन 5, ठीक है। अभी तो 5 अब इंटीग्रेशन बचा है, तो अब काम करते हैं, अब लिमिट भी रख देते हैं। लिमिट क्या है इनकी, 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट यानी कि इंफिनिटी, तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगी और ई की पावर 0 1 होती है, ठीक है। तो जैसे आप लिमिट रखोगे, आराम से लिमिट रखना एक एक स्टेप में, जैसे लिमिट रखोगे तो इंफिनिटी पे तो दोनों जाएंगे 0 और 0 पर आएगा ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और ए माइनस आयोटा बी साइन 5, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी साइन 5, 1 अपॉन 2 पाई। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस और साइन स्क्वायर 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा बी साइन 5 कैंसिल हो जाएगा, 2a डी 5 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से साइन दिया है ना, तो साइन वाला इंटीग्रल याद होगा, पिछली बार हमने सर यही किया था, जैसे प्रैक्टिस की थी हमने, काफी मेथड समझाए थे मैंने आपको। इसमें क्या करते हैं, साइन में अगर दिया है तो 10 में कन्वर्ट कर लो। कैसे करते हैं 10 में कन्वर्ट, ऊपर सेक स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी सेक स्क्वायर 5 का मल्टीप्लाई करोगे। जैसे सेक स्क्वायर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर 5 और प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर 5। यहाँ से आप लोगों को याद होगा इसको सॉल्व करना, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से इंटीग्रेशन, ये पिछली बार की प्रोसेस है जो लास्ट ईयर हमने पढ़ी थी।